स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आतंकवाद से दुनिया त्रस्त है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन आतंकवाद के पीछे वो क्या मूल मंत्र है, वो क्या सोर्स है, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पे। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर आयुष सांघी, और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम टेरर फाइनेंसिंग, जो आतंकवाद की आर्थिक स्थिति है या वो किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है, ये चीज हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, जितने भी आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी आईएएस के स्टूडेंट्स हैं जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच जो है वो स्टडी IQ IAS लेकर आया है, जो कि 30 नवंबर सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। यह बैच एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें आपको भारत की टॉप फैकल्टीज 1000 घंटे से ऊपर में जनरल स्टडीज, कंप्लीट सिलेबस फॉर प्रीलिम्स और मेंस कवर करवाएंगे। उसी के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, वर्चुअल सेशंस होते हैं और टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूडेड है। मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपके साथ एक गाइड या मेंटर भी अटैच्ड होगा जो आपकी प्रिपरेशन को एक नए सिरे से दिखाएगा और एक अच्छे लेवल पे लेकर जाएगा। ये सब फैसिलिटी आपके पास एग्जाम तक अवेलेबल है। ये सारी की सारी चीजें आप तक स्टडी IQ सिर्फ और सिर्फ 18,999 रुपए में लेकर आया है। इट इज एट एन अफोर्डेबल प्राइस। इस प्राइस को एक डिस्काउंटेड रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 24,500 रुपए, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करें, इफ यू यूज माई कोड जो कि है सांघी लाइव, आपको यही कोर्स 19,000 रुपए का प्राप्त होगा। तो कोड ध्यान रखें, कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है और ये आपको इसी रेट पर प्राप्त होगा, यानी कि 19,000 रुपए में। तो ध्यान रखिए, 30 नवंबर सुबह 8 बजे से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। ओरिएंटेशन सेशन होगा, उसी के साथ साथ पॉलिटी से ये बैच जो है वो स्टार्ट होगा। तो जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं, सर आप किन पीडीएफ से पढ़ाते हो, आपकी पीडीएफ्स बहुत अच्छी होती हैं। तो आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए जो ये पीपीटीज हैं, पीडीएफ्स हैं, ये अपलोडेड हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पे, और मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है आयुष सांघी IAS अकेडमी। इससे आप मेरे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड माई पीडीएफ्स फ्रॉम हियर। इसके सिवा इस टेलीग्राम हैंडल में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, सर्कुलर्स, नोटिसेस, एग्जाम डेट्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज। और इसी के साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग रील्स और उसी के साथ साथ डेली MCQs भी प्राप्त होते हैं। तो जरूर जुड़े मेरे साथ इन सारे चैनल्स पे। नाम ध्यान रखें, आयुष सांघी। आइए देखते हैं कि आतंकवाद से दुनिया त्रस्त है, लेकिन उसके क्या क्या एंगल्स हैं। हाल ही में आतंकवाद टेरर फंडिंग को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था मोदी जी ने। कई सारी बातें निकल कर आई। सो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी जो कि नई दिल्ली में हुई थी, तीसरी नो फंडिंग फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे क्या दिया हुआ है कि कॉन्फ्रेंस किस चीज पे फोकस कर रही थी। टेररिज्म यानी आतंकवाद डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों पे। डिपेंडेंट है आतंकवादियों की ट्रेनिंग पे। शुरू करते हैं आतंकवादियों की ट्रेनिंग से। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको चीजें चाहिए। आतंकवादियों को किस तरीके से अटैक करना है, उसके पीछे दिमाग लगाना है, उसके पीछे करप्शन का पैसा चाहिए, उसके पीछे आपको बहुत सारा असला, बारूद, बंदूक, सारी चीजें चाहिए, बॉम्ब चाहिए। ये सारी की सारी चीजें कैसे आती हैं? ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो भी चीजें, जो भी यंत्र आपको चाहिए अटैक करने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए, उसके लिए मूल सोर्स क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ टेररिज्म? इट इज मनी। सो यदि हम उनका जो जो मेन सोर्स है वो बंद कर दें, तो क्या हम आतंकवाद को रोक पाएंगे? वुड वी बी एबल टू स्टॉप टेररिज्म? यही चीज पे डिस्कशन हुआ था। तो फंडिंग फॉर टेररिज्म पे फोकस, कि किस तरीके से आतंकवाद को रोका जाता है, उसके फंडिंग को कैसे रोका जाएगा। उसी के साथ साथ जो दूसरी चीज अटैच होती है, द सेकंड थिंग अटैच्ड इज, क्योंकि फंडिंग अवेलेबल है इसलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है।
फंडिंग के तरीकों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, आतंकवाद के तरीकों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों पे फोकस किया गया था। तो क्या है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे, फॉर्मल इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ फंड्स पे, टेक्नोलॉजी पे, इन्हीं सारी चीजों पे फोकस किया गया था। आईएमएफ का अनुमान है कि 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 2 लाख से 4 लाख डॉलर जो है वो सर्कुलेट करा जाता है सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी एक्टिविटीज के लिए हर साल। इतनी बड़ी रकम जो है वो टेररिज्म की तरफ जाती है। तो ये काफी बड़ी चीज है, इट इज अ वेरी बिग थिंग। तो इसी चीज को देखते हुए मोदी जी ने कुछ चीजें बोली। ये लाइनें आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग में यूजफुल रहेगी। तो ध्यान रखिए, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो भी अटैक करते हैं, डिजर्व इक्वल आउटरीच एंड एक्शन। कहीं पे कोई डिस्पैरिटी नहीं, सबको आप एक समान नजर से देखेंगे। उसी के साथ साथ जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाए ग्लोबल लेवल पे। तो जैसे कि हमारी टेररिस्ट लिस्ट होती है, जैसे कि ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, उन देशों को आइसोलेट कर दिया जाए, उनके साथ कोई व्यापार ना करे, उनको आईएमएफ वर्ल्ड बैंक लोन ना दे, उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट ना करा जाए, तो ऑटोमेटिकली वो आइसोलेट हो जाएंगे। आइसोलेट हो गए तो अपने आप आपको अकल आ जाएगी, आप अपने आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करना बंद कर दोगे। और तीसरी जो चीज कही गई वो ये थी कि नए जो किस्म के आतंकवाद एक्टिविटीज है, न्यू टेररिस्ट एक्टिविटीज, साइबर करेंसी, वर्चुअल करेंसी यूज करी जा रही है, इन सब चीजों को रोकने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होना ग्लोबल लेवल पे जरूरी है। इन चीजों पे फोकस किया गया और इन्हीं चीजों के तहत डिसाइड किया गया कि हमें ये रोकना है, हमें ये न्यू फंडिंग ऑफ टेरर आइडेंटिफाई करके इसको रोकना है। तो आतंकवाद होता क्या है, तो ये चीज जानेंगे दैट व्हाट इज टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है? आतंकवाद जो है वो होता है गैर कानूनी तरीके से यदि आपने किसी भी चीज से फोर्स यूज करी और आपने नुकसान करा। नुकसान किस चीज का करा? पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करा, आपने लोगों की जान का नुकसान करा, मासूमों को आपने मारा, बच्चों को, महिलाओं को आपने मारा। इन चीजों से पता चलता है कि आप एक गैर कानूनी एक्टिविटी कर रहे हो। यू आर डूइंग टेकिंग एन अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स। किसी भी तरह का फोर्स या वायलेंस जो गैर कानूनी है अगेंस्ट पर्संस और प्रॉपर्टी टू इंटिमिडेट और कोअर्स अ गवर्नमेंट। सरकार को आप इंटिमिडेट कर रहे हो, हिला रहे हो, तिल मिला रहे हो, उसको घुटनों पे नीचे आने के लिए मजबूर कर रहे हो। कैसे? फिरौती, एक्सटॉर्शन। सो एनी इंटेंशनल एक्ट ऑफ वायलेंस दैट कॉजेस डेथ, जो जानलेवा हो सकती है, इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, जो कि डर जगाए, against any group of people identified by their political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other nature। किसी भी बेसिस पे हो सकता है। आपको तो ये करने से मतलब है, जान पूछ के आपको वायलेंस करने से मतलब है। और इसी चीज को लेकर हम जब समझते हैं तो उसको टेररिज्म कहा जाता है। टेरर, खौफ, टेरर हो गया, खौफ हो गया, किस चीज का? इन चीजों का, कि कोई मार देगा, कोई उखाड़ देगा, कोई बर्बाद कर देगा। इन्हीं चीजों की एक्टिविटी, इन्हीं चीजों का जो है खतरा होता है। दिस इज व्हाट इज लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट। तो इसी के साथ साथ जानते हैं कि आतंकवाद के क्या तरीके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेररिज्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टेररिज्म के भी टाइप्स होते हैं। आप सोच के देखो, मतलब मेरी कंट्री में इस टाइप का टेररिज्म है, मेरी कंट्री में इस टाइप का टेररिज्म है। तो ये 4 तरह के आतंकवाद होते हैं। पहला, जैसा आप देख सकते हैं, एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। एथनो नेशनलिस्ट, कि आप एक देश में रहते हो लेकिन उस देश में रहने के बावजूद आपको उस देश के अंदर एक बंटवारा करना है। आपको अपना अलग देश, अलग रीजन, अलग स्टेट चाहिए। नागालैंड, खालिस्तान, तमिल सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो ये सारी चीजें एथनो रिलीजन या एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म कहलाती है। अ सेपरेट स्टेट विद इन इंडिया, ये चीज आपको चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए तमिल सेसेशनिस्ट ग्रुप्स जो कि एलटीटीई के नाम से थे, तमिल्स इन श्रीलंका और तमिल्स जो थे कुछ कुछ भारत में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई सारे ग्रुप्स हैं, आपने सुना होगा। नागालैंड बहुत प्रोमिनेंट है, खालिस्तान है, खालिस्तानी मूवमेंट, अलग देश चाहिए देश के अंदर। तो इसको एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म कहा जाता है। आपको एक अलग रीजन, अलग स्टेट, अलग कंट्री चाहिए एक कंट्री के भीतर। एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। दूसरे टाइप का जो आतंकवाद है वो है रिलीजियस टेररिज्म, जो कि आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा। रिलीजियस टेररिज्म की टेररिज्म जो है वो रिलीजन के आधार पर हो रहा है, धार्मिक आधार पर हो रहा है कि आप एक धर्म को अपना मानते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ हो। सो ये जो है अगेंस्ट वन और मोर रिलीजियस ग्रुप्स, कि आप दूसरे धार्मिक
फेथ के लोगों के खिलाफ अटैक कर रहे हो, जो बाकी धर्मों में विश्वास रखते हैं। तो 26/11 अटैक जो थे, इट वाज फ्रॉम एन इस्लामिक ग्रुप इन पाकिस्तान। ये रिलीजियस फॉर्म ऑफ टेररिज्म है, ये आतंकवाद धार्मिक स्तर पे है, इसको रिलीजियस टेररिज्म कहा जाता है। तो अपने आप को कुछ लोग जो है वो एक पर्टिकुलर धर्म के जो है वो सोल गार्डियन समझते हैं। अगर आप सोल गार्डियन हो तो आप अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी धर्मों का नुकसान कर रहे हो। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की अकलमंदी है? रिलीजियस टेररिज्म। उसके बाद जो तीसरे तरह का टेररिज्म आप देख पा रहे हैं वो है लेफ्ट विंग टेररिज्म, नक्सलबारी, लेफ्ट विंग टेररिज्म। आपने सुना होगा, ये भी भारत में है। लेफ्ट विंग टेररिज्म भी भारत में है और भारत इससे त्रस्त है। जो पूरा रेड कॉरिडोर का पोर्शन है, रेड कॉरिडोर जिसे बोलते हैं, वो लेफ्ट विंग टेररिज्म से निकला हुआ है। बहुत ज्यादा गरीबी से, बहुत ज्यादा तकलीफ से, बहुत ज्यादा दुख से, क्योंकि चीजें अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि आप भूखे मरने की हालत पे आ गए थे, तो आपने क्या करा? आपने हथियार उठा लिए और आप क्या बन गए? आप आतंकवादी बन गए। एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आर सीन टू बी इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेटिव। आर्थिक स्तर पे गरीब रखा जा रहा है तो हथियार उठा लिए जाते हैं। तो आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्स जैसे आप जानते हैं, लेकिन मार्क्स की आइडियोलॉजी गलत सेंस में आपने अडॉप्ट करी। मार्क्स की आइडियोलॉजी तो बहुत लोग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हथियार कौन उठाता है? पूरे दुनिया में गरीब लोग हैं, कोई हथियार उठाता है क्या? नॉर्थ ईस्ट, ये सब लेफ्ट विंग टेररिज्म के एग्जांपल्स हैं। और जो चौथा है वो है नार्को टेररिज्म, ड्रग्स। बहुत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, गोल्डन ट्रायंगल एक तरफ और गोल्डन क्रेसेंट एक तरफ, दोनों तरफ से हमारी कंट्री बिल्कुल बीच में है। तो ड्रग्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स बॉर्डर के थ्रू या बॉर्डर के अक्रॉस किस तरीके से ड्रग्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, फेंके जाते हैं, और इसके थ्रू जो पैसा आता है उस पैसों को आतंकवादी एक्टिविटीज में यूज करा जाता है। तुम ड्रग्स किसको खिलाते हो? तुम ड्रग्स खिलाते हो हिंदुस्तानी बच्चों को। नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में, उड़ता पंजाब नामक पिक्चर आपने देखी होगी। तो आप ड्रग्स खिलाते हो, पैसा जो कमाते हो वो पैसा आतंकवादी संगठनों को देते हो और वो हमारे ही खिलाफ यूज करते हैं। सोच के देखो, हाउ वंडरफुल, हमारा पैसा हमारे ही खिलाफ यूज हो रहा है। नार्को टेररिज्म, ड्रग वायलेंस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ नार्को टेररिज्म। तो ये चार तरह से जो है टेररिज्म क्लासिफाई किया जाता है और भारत ने ऑलमोस्ट हर टाइप का टेररिज्म देखा हुआ है। इंडिया हैज सीन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ टेररिज्म। इसमें कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, बड़े दुख की बात है कि हमें ये सब चीजें झेलनी पड़ रही हैं। तो चाहे वो होस्टेज को किडनैप करना हो, ठीक है, होस्टेजेस को किडनैप करना, कि किसी को किडनैप करा, फिरौती मांगी, क्लेम मांगा, या आपने उससे बोला पैसे दो, तो उस पैसों को आपने यूज किस में करा? आतंकवादी एक्टिविटीज में। असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स करा, ये क्या था? ये एक आइडियलिस्टिक बेसिस पे, तमिल सेसेशनिस्ट मूवमेंट के बेसिस पे था। हाईजैकिंग एंड ब्लोइंग अप ऑफ एयरक्राफ्ट्स, आपने शायद पिक्चर देखी होगी, एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी बेल बॉटम, उसमें हाईजैकिंग दिखाई है, और हाईजैकिंग वैसे भी बहुत 70s 80s में खूब होती थी। साबोटाजिंग रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक को साबोटाज, ट्रेन उतर गई, लोग मर गए। अटैक्स ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये भी हम देख चुके हैं अक्षरधाम में। उसके बाद कम्युनल राइट्स जो हैं, जो कम्युनल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं शाहीन बाग और इस टाइप के, और 1984 के जो राइट्स हुए थे, ये सारे हम सब कुछ देख, अटैक बाय रिलीजियस ग्रुप्स, नॉन रिलीजियस टेररिस्ट ग्रुप्स, तो ये सारी की सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो भारत जो है वो हर किस्म का आतंकवादी अटैक जो है वो देख चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 93 बॉम्बे बॉम्बिंग्स वर अ सीरीज ऑफ 12 टेररिस्ट बॉम्बिंग्स दैट हैपेंड इन बॉम्बे। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने प्लान किया। 2001 पार्लियामेंट में अटैक हुआ। इसी के बाद कई सारे ग्रुप्स बनाए गए थे, एनएसजी, एनआईए। 2005 दिल्ली बॉम्बिंग्स, 2005 राम जन्मभूमि अटैक हुआ, 2006 में बनारस में संकट मोचन में बॉम्ब फूटा, 11 जुलाई को 7 बॉम्ब्स इन मुंबई, गो इन ट्रेन किलिंग। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये टेरर अटैक्स के इंसिडेंट्स जो है ये हो रखे हैं। और देखिए, 2008 में बॉम्बे अटैक्स हुए थे, 26/11 के अटैक्स हुए थे, 16 में उड़ी अटैक हुआ, 19 में पुलवामा अटैक हुआ। ये सारे के सारे अटैक्स जो हैं जब हुए हैं भारत में, ऑल्दो पिछले कुछ सालों में कब हुए हैं अटैक्स, जो बड़े स्तर पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अटैक्स फिर भी हो रहे हैं। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटैक्स अगर हमें दिख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अटैक्स नहीं हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। देखना चाहेंगे आप एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा? आइए दिखाते हैं आपको। पिछले साल के अंदर 180 से ऊपर अटैक्स हुए हैं भारत में। ये भारत का आंकड़ा है। देखिए, इंडिया सॉ 181 टेरर अटैक्स इन 2021, जिसमें से जिहादी टेररिस्ट ने 2021 में 113 अटैक्स करे।
मतलब आप देख सकते हैं कितने अटैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में हो रहे हैं जिनके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। एनसीआरबी का डेटा यह भी दिखाता है कि जितने एक्सप्लोजिव्स यानी कि आरडीएक्स के रूप में, बॉम्ब्स के रूप में पकड़े गए हैं, वो 2020 से कई गुना ज्यादा है। So as compared to 68,000 kgs of explosives recovered in 2020, a total of 1,43,000 kg explosives जिसमें RTX, TNT, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स, गन पाउडर, ये सारी चीजें, तमाम चीजें जो हैं वो 2021 में सीज करी गई। आप देख सकते हैं इसका आंकड़ा डबल हो चुका है। 181 में से 113 जिहादी जो है वो अटैक्स हुए थे 2021 में। और देखिए जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी एक्टिविटीज जो है वो बढ़ने की संभावना देखी गई है, कुछ हद तक बढ़े भी है। तो स्टीप राइज इन टेररिज्म इन जेएंडके कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये चीज जो है ये हमें पता लगती है न्यूज़पेपर्स से, न्यूज से, एनसीआरबी का डेटा जो कोट करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च्ड एक्शन अगेंस्ट मिलिटेंट्स इन 52 केसेस अगेंस्ट 24 इन द ईयर अगो पीरियड। नंबर ऑफ मिलिटेंट ज्यादा है, इसका मतलब अटैक ज्यादा हुए हैं। नंबर ऑफ मिलिटेंट ज्यादा मारे गए हैं। नंबर ऑफ मिलिटेंट किल्ड जो पिछले साल थे वो थे सिर्फ और सिर्फ 54, अब कितने हो गए? 80, 80, 54 से 80। आप देख सकते हैं 62 इंसिडेंट्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज 2022 में हुए और सिर्फ 31 थे, मतलब डबल हो गए। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आतंकवादी अटैक्स जो है वो भारत में बढ़े हैं। और ये आंकड़ा पिछले साल का है, कोई पुराना आंकड़ा नहीं है। बड़े स्तर पे चीजें नहीं दिख रही है, लेकिन वो छोटे छोटे स्तरों पे चीजें हो रही हैं। ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसी के लिए हमें फंडिंग का जो क्रैकडाउन करना है, फंडिंग को रोकना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है कि सोर्सेस क्या हैं? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ टेरर फंडिंग? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से आतंकवादी जो है, मतलब सोच के देखिए, फंडिंग करने के लिए लोग, अगर नॉर्मल बिजनेस करना हो, बढ़िया बिजनेस करना हो, उसके लिए फंडिंग कितनी मुश्किल है। आपको एजुकेशन लोन लेना हो, उसके लिए फंडिंग कितनी मुश्किल है। तो आतंकवादियों के लिए फंड्स अरेंज करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी करते हैं और कुछ कुछ केसेस में कामयाब भी हो रहे हैं। तो इसको भी देखिए क्लासिफाई किया जाता है टाइप्स में, लीगल फंडिंग, इलीगल फंडिंग। लीगल फंडिंग का सबसे बढ़िया जरिया जानते हैं क्या है? एनजीओज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, कि पैसा आप एनजीओ को दो, उसको राउट करो पैसा आतंकवादी एक्टिविटीज में। रियल एस्टेट का पैसा कितने केसेस में यूज करा जाता है, क्योंकि वहां पे ब्लैक मनी या उल्टा सीधा पैसा एडजस्ट करने के तरीके होते हैं। ये कानूनन तरीके हैं। दीज आर लॉफुल एक्टिविटीज, लीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। देख सकते हैं आप, मनी चेंजर्स, रियल एस्टेट, रिटेल आउटलेट्स, एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब लीगली जो पैसा राउट करके टेररिज्म में यूज करते हैं। और गैर कानूनी तरीका तो आप जानते हैं, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग। तो फंडिंग फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज रेंजिंग इन स्केल, सोफिस्टिकेशन फ्रॉम लोअर लेवल क्राइम टू ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड। नारकोटिक स्मगलिंग से आ गया, सेफ हेवन से पैसा ले लिया, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी में डीक्लासिफाइड फाइल सीज ड्यूरिंग द रेड ऑन ओसामा बिन लादेन, जब अबोटाबाद का मिशन हुआ, कई सारे कागज मिले थे। उन सारे कागजों में टेरर फंडिंग के सोर्सेस थे, कि क्या कानूनन सोर्सेस है, क्या गैर कानूनन सोर्सेस है। एक पिक्चर आई थी जीरो डार्क 30, एक हॉलीवुड फिल्म है, जरूर देखिए उस पिक्चर को। उस पिक्चर में पूरा मिशन दिखाया गया है, किस तरीके से ओसामा बिन लादेन पे क्रैकडाउन किया गया, उसको मारा गया। और यह भी दिखाया गया कितने तमाम कागज जो है वहां से प्राप्त हुए, और वो सारे के सारे कागज जो है वो सीआईए और अमेरिकन अथॉरिटीज, यूएस ने भी। ग्लोबल तरीके से किस तरीके से पैसा ट्रांसफर करा जाता है जिससे कि आतंकवादी एक्टिविटीज फंड की जा सके। एक तो बहुत बेसिक है, सूटकेस में पैसा करके आपने बॉर्डर के उस पार पकड़ा दिया, सो डायरेक्ट स्मगलिंग ऑफ कैश जो कि हो रहा है। दूसरा है हवाला ट्रांजैक्शन, गैर कानूनी तरीके से पैसा राउट करा जाता है दूसरे देश में। और आजकल जो तीसरी एक्टिविटी है वो है स्विफ्ट, जो कि बैंकिंग एक्टिविटी है। इतनी इफेक्टिव नहीं है, स्विफ्ट एक कम्युनिकेशन बैंकिंग एक्टिविटी है, अदर इंटरनेशनल चैनल्स। लेकिन अब जो नया तरीका आया है वो है क्रिप्टो करेंसी का तरीका। तो क्रिप्टो करेंसी का तरीका जो है, उसके थ्रू आप एक चीज दूसरी जगह या एक देश से दूसरे देश में राउट कर रहे हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई पकड़ नहीं सकता। एक आतंकवादी ने अफगानिस्तान में खरीदा और अपने ही दोस्त को दूसरे देश, पाकिस्तान में या सीरिया में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में बेच दिया। अब उसको बेचा, अब वो आगे बेच के उससे ब्लैक मार्केट में पैसा कमा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन ब्लैक मार्केट में भी बिकता है। कितना आसान है आतंकवाद करना, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, पैसा मिल जाता है।
So cryptocurrencies which transcend national boundaries and international currency. Transcend क्योंकि regulation नहीं है, and systems have emerged as a new channel for financing terrorist and illegal activities. गैर कानूनी एक्टिविटीज को किस तरीके से फाइनेंस किया जा रहा है, इसको बोलते हैं वर्चुअल रूट। तो जो वर्चुअल रूट है वो नया तरीका है जो पुराने जमाने में या पहले जमाने में जो चीज हेवंस कहलाया जाती थी, जैसे टैक्स हेवन होते हैं वैसी टेरर फंडिंग हेवंस, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान। तो देखिए जिस तरीके से पहले होते थे टेरर ऑफ क्रिप्टो, डार्कनेट फॉर फाइनेंसिंग, कैसे टेरर है, क्या है? पहले जमाने में यमन, इस्लामिक स्टेट, सीरिया, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के सेफ हेवन से आतंकवादियों के लिए, उनके पैसों के लिए, उनकी चीजों के लिए। सिर्फ इन 3-4 देशों में वो चीज सीमित थी, रिस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन अब जो है, अब वर्चुअल करेंसी होने की वजह से आप दूसरे देशों में भी जा सकते हो और कहीं पर बैठ के कुछ भी कर सकते हो। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वर्चुअल सेफ हेवंस। वर्चुअल सेफ हेवंस की ऑनलाइन सेफ हेवन है। अगर आपको एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, आप डार्क नेट के थ्रू वहां पे पहुंचा सकते हो। पैसा पहुंचाना है, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पहुंचा सकते हो। इट हैज बिकम इजियर। तो अथॉरिटीज के लिए वो चीज और मुश्किल हो गई है। तो आइए आपको समझाते हैं कि डार्क नेट होता क्या है। हाउ टेररिस्ट्स आर यूजिंग डार्क नेट फॉर नेफेरियस, यानी कि गैर कानूनी इलीगल एक्टिविटीज के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। डार्क नेट का मतलब यह होता है कि आप कम्युनिकेशन करें इंटरनेट के द्वारा और वो चीज सर्चेस में ना आए। हम सर्च करते हैं, कितने सारे चैनल्स गूगल के पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे खुल जाते हैं। कहने का मतलब यह है यहां पे गूगल सर्चेस में वो चीज नहीं आए या वो चीज किसी भी तरीके के सर्चेस में ना आए। ये कानूनन तौर पे भी किया जाता है प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए। और हमारा संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्रिवेसी। यदि हम इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन करना चाहें तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो करती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं वो करते हैं। और साथ ही साथ अगर ये लोग कर सकते हैं तो आतंकवादी क्यों नहीं कर सकते। Although the dark web is sometimes portrayed as a domain frequented by criminal elements, क्योंकि ये जो है clandestine है, secret है, searches में नहीं आता, it is also used by people who require privacy entirely for legal reasons. इसमें कंपनीज आ गए, कम्युनिकेशन में पॉलिटिकल एक्टिविटीज आ गई, ये चीजें आ गई। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जिसको एक्सेस दिया जाए, जिसको अथॉरिटी दी जाए एक्सेस करने की। ये है डार्क नेट। तो एक आतंकवादी को दूसरे आतंकवादी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, एक टेररिस्ट को दूसरे टेररिस्ट तक कोई चीज इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, या किसी तरह का रिक्रूटमेंट करना है, इंटरव्यू करना है। अगर आपने किसी को रिक्रूट कर लिया, उसको बस बताना है कि कहां पे क्या करना है। सब चीजें डार्क नेट के थ्रू हो सकती है। नेफेरियस एक्टिविटीज देखेंगे, देखो ये देखो, टेररिस्ट यूजिंग एनक्रिप्शन टू हाइड। एनक्रिप्शन मतलब आपने लॉक कर दी इंफॉर्मेशन, पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन लॉक कर दी, और वो इंफॉर्मेशन आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो लॉ एनफोर्समेंट के लिए डिटेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली यूजिंग डार्क नेट फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट भी होता है ऑनलाइन, बताइए इस चीज से। सो इंस्ट्रक्शंस आर ऑफन गिवन एंड टू एंड। इनक्रिप्टेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक देश से दूसरे देश, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह, दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकते हो, कोई अंत ही नहीं है। कहीं पर भी आप बैठे बैठे जो है राइड करवा सकते हो, अटैक करवा सकते हो, बॉम्ब फोड़वा सकते हो, स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हो। एज टेलीग्राम ऑन हाउ एक्सेस जिहादिस्ट वेबसाइट ऑन द डार्क नेट, ये आप कर सकते हैं। दिस कैन हैपन। और देखिए क्या हो सकता है, टेररिस्ट यूज द डार्क नेट एज अ स्प्रेड ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा की, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है कि आप हेट स्पीच करवाओ, आप जो है लोगों को भड़काओ, एक पर्टिकुलर एक नैरेटिव चलाओ एक देश में कि इस देश में मान लीजिए इस कम्युनिटी के खिलाफ जो है वो काम चल रहा है। तो ये चीज हो सकती है। मच ऑफ दिस मटेरियल सर्फेसेस ऑन द डार्क नेट, ये डार्क नेट से आता है। टेररिस्ट यूज वर्चुअल करेंसीज टू एवेड डिटेक्शन एंड टू फंड रेज। वर्चुअल करेंसीज जो है, अगर आपने किसी को पहुंचानी है, उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाओ, ये अकाउंट नंबर है, ये चीज है, ये चीज है, आप तक आ रहा है, सो वो चीज आप तक पहुंच जाएगी। तो सारी चीजें डार्क नेट से हो सकती है। तो ये सब की सब रोकना, आप सोच के देखिए कितना मुश्किल है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, ईडी जैसी कंपनीज के लिए। और इस पे अगर जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन करनी है तो भी कितनी मुश्किल होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग। सो ये डार्क नेट है और उसके प्रोस्पेक्टिव डिसएडवांटेजेस है। सो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ये काम करा जा रहा है। क्रिप्टो के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलने वाली वर्चुअल करेंसी है जो कि रेगुलेटेड नहीं है। क्यों बनाई गई थी, इस पे कई सारे वीडियोस हैं। मेरा भी एक वीडियो है, जब FTX क्रैश में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं।
मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज करी जाती है, मतलब गैर कानूनी तरीके से पैसा एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए, जो कि नॉर्मली भी लोग यूज करते हैं, तो क्रिमिनल क्यों नहीं यूज कर सकते, तो वो भी चीज यहां पे आती है। दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड ओवर हियर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ जिहादी ऑथर्स ने बिटकॉइन को क्या दर्जा दिया है, क्या बोला गया, बिटकॉइन वॉज सदाकत अल जिहाद, बिटकॉइन एंड चैरिटी ऑफ वायलेंट फिजिकल स्ट्रगल, ये चीज है। उसके साथ साथ बिटकॉइन को बोला गया आप अपने ब्रदरहुड ब्रेथरन को जो है सपोर्ट करने के लिए वो एक्टिविटीज करवा रहे हो। Pseudonym of अमरीकी विटनेस, वन कैन प्रिवेंट हिज ब्रदर्स हु लिव आउटसाइड बॉर्डर्स ऑफ कैलिफेट, मतलब अमेरिका के बाहर जो रह रहे हैं, फ्रॉम हैविंग टू पे टैक्सेस टू इन्फिडल्स, काफिर, while simultaneously financing the मुजाहिदीन without exposing them to any legal risk, कि उनको किसी भी तरीके से कानूनन रिस्क से एक्सपोज किए बगैर आप उसे क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक जिहादी ऑथर का कहना है, और ये चीज सिर्फ कहीं नहीं जा रही है, ये चीज प्रूवन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड में रहने वाला एक इंसान, क्या नाम है, जूबिया शहनाज, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्रिप्टो को यूज करा मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के लिए, आईएसआईएस में आतंकवादी ग्रुप्स को फंड करने के लिए। इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यूयॉर्क ने जेल की सजा दी। So they were financing entities stealing and laundering over $85,000 of illegal returns using BTC digital currency. तो ये जो है ये आईएसआईएस को सपोर्ट करने के लिए पैसा दिया जा रहा था। कितने शर्म की बात है कि आप ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं और इस काम के लिए, कॉज के लिए। क्यों, भगवान जाने क्यों आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दिस इज नॉट समथिंग विच हैपेंस, फ्यू पीपल, आई रिपीट, फ्यू पीपल आर ड्रिवन बाय द मेंटालिटी, चाहे वो डिवीजन के बेसिस पे हो, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ टेररिज्म बताया, तो ये सब चीजें हो रही है और ये बहुत फ्रीक्वेंट है। दिस इज वेरी वेरी फ्रीक्वेंट। तभी नंबर ऑफ अटैक्स जो है आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। आंकड़े देखोगे, ये देखो, हैव अ लुक एट द फिगर्स। आप देखिए, आंकड़े दिखाने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है। पैसों के साथ साथ फंडिंग के रूप में टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है। हमारे देश में 26/11 अटैक्स जो हुए वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस पे कई फिल्में बन चुकी हैं कि किस तरीके से आप फोन पे कॉन्स्टेंटली कोऑर्डिनेट करके चीजें बता रहे थे आतंकवादियों को के अंदर कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है, यूज ऑफ ड्रोन्स। सो न्यू प्रॉब्लम हैज अरिजन। तो ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स जो है वो बॉर्डर के पार जा सकते हैं, किसी के ऊपर आप नजर रख सकते हो। अफगानिस्तान पाकिस्तान में ड्रोन से बॉम्ब अटैक्स हुए हैं। दूसरा, प्लस नॉन रिलीजियस ग्रुप्स लाइक कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी एटसेट्रा, ये सब हुए हैं। दिस हैज हैपेंड विद द यूज ऑफ ड्रोन्स। तो मिलिट्री बेस, पेट्रोलियम स्टोरेज, ये सब चीजें उड़ा दी गई हैं, ये सब बॉम्ब फाड़ दिया गया इनमें। These attacks have urged Middle East countries to enhance its security strategy. सोचिए, तो क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी ऑफ आर्म्स, आईईडीज, हेरोइन, ड्रग्स, ये सारी चीजें, जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स है वो ड्रोन्स की वजह से कितनी है। ये हाईटेक ड्रोन प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने आपको बोला था कि ग्लोबल डेटा देखते हैं, टेररिज्म पे आंकड़े देखते हैं। तो आप देखिए कि क्या क्या ये चीजें कहती है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इस साल की 2022 की किस चीज पे फोकस करती है। इट इज फोकसिंग ऑन, लुक एट द रैंकिंग्स कि किस देश में सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं। अफगानिस्तान, पिछले साल तालिबान का रूल हुआ, इराक, सोमालिया, बुर्किना फासो। इसी तरीके से भारत जो है वो 12वें नंबर पे आता है और भारत की रैंकिंग जो है वो 2 प्लेसेस से ऊपर गई है। तो इंडिया का स्कोर ये है और ये है, ये टेररिस्ट इंडेक्स है। तो आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक कितने देश आतंकवाद से त्रस्त है, कितनी मौतें हुई हैं। तो टोटल टेररिज्म डेथ्स बाय कंट्री 2020-21, इसमें 2% से गिरावट देखी गई है। पहले इतनी थी और थोड़ी सी कम हुई है। दे हैव रिड्यूस्ड अ बिट, सो दे हैव रिड्यूस्ड अ बिट, ओनली 2%। उसके बाद अगर हम इसे कोरिलेट करें डेथ्स फ्रॉम टेररिज्म बाय कंट्री इन 2021, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे देश हैं जिसमें डेथ्स हुई है। सबसे ज्यादा है अफगानिस्तान, उसके बाद बुर्किना फासो, सोमालिया, ये सब जो है आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो 10 कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 85% ऑफ डेथ्स फ्रॉम टेररिज्म, इसमें भारत नहीं है। और लार्जेस्ट डिक्रीज इन डेथ्स फ्रॉम टेररिज्म 2020-21, यहां पे भारत ने जो है वो कटौती देखी गई है। तो भारत में जो है -49, मतलब 49 डेथ्स कम हुई है पिछले सालों के कंपैरिजन में। तो देखिए, आप ये आंकड़े देख सकते हैं किस तरीके से देशों को रैंक करा जाता है और किस तरीके से देशों में मौतें कैलकुलेट करी जाती है। ये चीज यहां पे दी हुई है, दिस हैज बीन गिवन ओवर। तो ग्लोबल एफर्ट्स जो है आतंकवाद को रोकने के लिए क्या किए जा रहे हैं। अब हमें प्रॉब्लम तो पता है, क्या हम लोग कुछ कर रहे हैं उसे रोकने के लिए? आर वी डूइंग एनीथिंग? इसी पे तो सवाल उठता है। यही तो सारा
सारा डिस्कशन यही है कि क्या उसके लिए क्या किया जा सकता है, और क्योंकि ये चीज इतनी प्रॉब्लमैटिक हो रही है तो उसको रोकने के लिए कुछ तो करना चाहिए। आइए देखें, तो ग्लोबल एफर्ट्स में कई सारे एक्टिविटीज या फोर्सेस बनाई गई है। आपने नाम सुने होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूं। उसमें से एक काउंटर टेररिज्म कमांड प्रिंसिपल या काउंटर टेररिज्म कमिटी जो है वो बनाई गई है दिल्ली के अंदर, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन के तहत बनाया गया है, और ये यूएनएससी द्वारा है, वाज अडॉप्टेड दिस ईयर अक्टूबर 2022 टू काउंटर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब आपको नॉर्मल फॉर्म ऑफ टेररिज्म से नहीं लड़ना है, आपको टेक्नोलॉजिकली एनरिच्ड आतंकवाद से लड़ना है फॉर टेररिस्ट पर्पसेस। इससे लड़ना है, काउंटर टेररिज्म कमिटी, दिल्ली डिक्लेरेशन। और देखिए बाकी सारी चीजें जो है वो मोस्टली आपने सुनी है, जैसे कि FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग, जो आतंकवाद का पैसा है वो कहां से आता है, कैसे आता है, कौन कौन से देश उसको सपोर्ट करते हैं, उन देशों को लिस्ट में डालता है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आता है। तो FATF जो है मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि फाइनेंसेस ऑफ टेररिज्म को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इलीसिट, गैर कानूनी ड्रग्स, क्राइम प्रिवेंशन, क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल टेररिज्म, पॉलिटिकल करप्शन, ये सारी की सारी चीजों को रोकने के लिए ये ऑफिस है। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, जो दो देशों की पुलिसों के बीच में कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, इसके हेडक्वार्टर्स है लियोन में, फ्रांस। इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट, मतलब जांच पड़ताल करने वाला सपोर्ट। पीछे रेड सैंडर्स, अगर आपने पुष्पा पिक्चर देखी हो, उसमें 30 से ऊपर कंट्रीज का क्रैकडाउन करा था, इंटरपोल की वजह से हुआ था। Enforcement worldwide focusing on the three major areas of transnational crime: terrorism, cybercrime, organized crime, Interpol activities। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबली एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, ग्लोबली कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारी एजेंसीज है, कमिटीज बनाई गई है इस चीज को रोकने के लिए। क्या भारत ने कुछ करा है? What are the steps taken by India? क्या भारत ने कुछ करा है? क्या आप में से किसी को भारत के कानूनों का नाम पता है? आतंकवाद को रोकने के लिए कौन सा कानून है भारत में? क्या आप लोगों को पता है? ये चीज सब पता होना चाहिए। This portion is relevant for internal security। GS पेपर 3 में एक पोर्शन है इंटरनल सिक्योरिटी का, ये पूरा वीडियो उसके लिए काम आएगा और ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। आइए देखते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में। भारत ने क्या किया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कब बना? 1984 के बाद, फॉलोइंग ऑपरेशन ब्लू स्टार टू कॉम्बैट टेररिस्ट एक्टिविटीज। पोटा एक्ट, इसके पहले हुआ करता था टाडा एक्ट, जिसमें संजय दत्त जैसे लोग फंसे थे 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, उसको रिपील कर दिया गया। और वाजपेयी जी पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट लाए 2002 में, जब पार्लियामेंट अटैक हो गया था, इन रिस्पॉन्स टू अटैक ऑन द पार्लियामेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस। ये चीज हुई, पोटा एक्ट। फिर देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, छानबीन जांच पड़ताल की एजेंसी 26/11 अटैक के बाद बनाई गई। तो आप देख सकते हैं परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स चाहिए होती है आपको, जिससे कि आप क्राइम्स की छानबीन कर सको, इन्वेस्टिगेशन कर सको। यूएपीए एक बहुत पुराना कानून है, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। पहले वाला जो यूएपीए था वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी संगठनों को भारत में गैर कानूनी इलीगल बैंड मानता था, जैसे लश्कर ए तैयबा हो गया, जमातुल दावा हो गया, इसको आप गैर कानूनी मानते थे। लेकिन यूएपीए का अमेंडमेंट ने इंडिविजुअल्स जो कि आतंकवादी होते हैं, जो कि उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करते हैं या जिसने एक टेररिस्ट अटैक ऑर्केस्ट्रेट करा होता है, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करने की बात करी। जैसे सैयद सलाउद्दीन हो गया, हफीज सईद हो गया, मौलाना मसूद अजहर हो गया, ये सारे लोग जो हैं यूएपीए में डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स आर टेररिस्ट विदाउट फॉलोइंग एनी फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस, एंटी टेरर लॉ। तो ये सारी की सारी चीजें, मतलब भारत के पास ऐसा नहीं है, कानून नहीं है। भारत ने कानून बनाए हैं इस चीज से लड़ने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए। और अब जो है टेररिज्म कैसे इंपैक्ट करता है अर्थव्यवस्था को, सुन लीजिए भाई। जो देश, अब सीरिया में क्या डेवलपमेंट है, अफगानिस्तान में कौन जाएगा डेवलपमेंट करने के लिए? आप सोच के देखो, जहां जहां वॉर चल रही होगी, जहां जहां आतंकवाद चल रहा होगा, वहां पे कौन जाएगा डेवलपमेंट करने के लिए? सो टूरिज्म गेट्स अफेक्टेड, कोई नहीं घूमने जाएगा। लॉस ऑफ लाइफ, जाने जाती हैं एडवर्स, और जाने किसकी जाती हैं? जाने मासूमों की जाती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन इन्वेस्ट करेगा भाई पाकिस्तान में? आप सोच के देखिए ना, इन्वेस्टमेंट एक चाइना ने इन्वेस्ट करा, वो तक सीपीईसी बंद होने की कगार पे आ गया है। उसके बाद टेररिस्ट डिस्ट्रॉयज इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन्स, कैफेज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, बिल्डिंग, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता वहां पे। ये चीज है। तो अब यही चीज, इसी से बचना है। सो होम मिनिस्टर जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, सजेस्टेड 5 पिलर्स ऑफ कॉम्बैटिंग टेररिज्म सॉल्यूशन। तो कुछ कानून है। अब जो नया फॉर्म है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या तरीके बताए गए, ये आपके लिए जानना जरूरी है।
आप एक एक करके सारे तरीके देखें। क्या फाइनेंसिंग फंडिंग पे जो टेरर फंडिंग है, क्या उसको रोकने के लिए कोई तरीका है हमारे देश में या पूरी दुनिया में? जो पहला पिलर है दैट इज बेटर कोऑर्डिनेशन, बहुत जरूरी है। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, जितनी भी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज डोमेस्टिक और उनका जो वाद विवाद होता है बाहर की इंटरनेशनल एजेंसी से, वो बहुत इफेक्टिव और क्विक होना चाहिए। सो एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, दिस इज द फर्स्ट पिलर। सेकंड, ट्रेस, टारगेट, टर्मिनेट। आप ट्रेस करो, टारगेट करो, खत्म करो, सजा के मत रखो 20-20 साल तक। सो लो लेवल इकोनॉमिक ऑफेंस टू मोर ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक क्राइम्स, ये अडॉप्ट करिए। ट्रेस, टारगेट, टर्मिनेट। थर्ड पिलर इज स्ट्रेंथनिंग एंड हार्मोनाइजिंग द लीगल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू टेरर फाइनेंस। जो लीगल स्ट्रक्चर है उसको आप स्ट्रेंथन करें, जिससे कि टेरर फाइनेंस एक्टिविटीज उतनी आसान ना हो, या ऐसे फाइनेंसेस जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज करे जा रहे हो वो आसान ना हो मिलना। एंड डेवलपिंग अ रोबस्ट मैकेनिज्म अगेंस्ट द यूज ऑफ नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज, ये चीज बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे कोई पॉलिसी अभी एग्रीगेट पॉलिसी नहीं है, हम वेट करेंगे कि इसके पीछे क्या पॉलिसी आती है भारत सरकार की, या ग्लोबल बेसिस पे क्या होता है। एंड लास्टली, स्ट्रेंथनिंग द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो हमारे देश में ऑलरेडी है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, जिससे कि लोग अगर पकड़े जाएं तो इस बात से डरे कि पकड़े गए तो इस देश में छोड़ा नहीं जाएगा। ये 5 पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी इकोनॉमी में या अपनी कंट्री में टेररिज्म पे क्रैकडाउन करेंगे, आतंकवाद का खात्मा करेंगे। तो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने हम सिर्फ यहां नहीं है, हम सोल्यूशन देखने के लिए आए हैं। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? What can we conclude in this particular case? देखिए, as population becomes better educated about new technology and encryption, more and more criminals will have access. क्योंकि criminals भी उतना ही enrich हो रहे हैं, वो भी intelligent होते हैं, knowledge and skills to evade law enforcement, particularly given the ease with which unbreakable, user-friendly software encryption can be distributed and obtained on the internet. So the government must take strict measures to ensure that these softwares are not easily accessible on the internet. ये जो है इंटरनेट पे आसानी से एक्सेस ना किए जाएं या ना किए जा सके। बहुत डिटेल में हमने ये चीजें समझी हैं, पूरा टॉपिक समझा है टेरर फाइनेंस के लिए। GS2 गवर्नेंस और GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत रिलेवेंट रहेगा। इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या होता है ये भी GS3 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस PDF में है जो आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे प्राप्त होगी। तो ये टेलीग्राम हैंडल का नाम है, यहां से आप डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वीडियो। बताते रहें, जुड़ते रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखें सब लोग। बहुत बहुत नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।